दाता दरबार पर दहशतगर्द हमले के बाद ये बड़ा वाज़ेह हो गया था कि हमला आवरों ने अखुवत का दर्श देने वाले इन बेहतरीन मुसलमानों के दरबार अपने निशाने पर ले लिए हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने हुकूमती कार्रवाइयों में भी तेजी भर दी। वफाकी हुकूमत ने अपनी सतह पर, जबकि पंजाब की सूबाई हुकूमत ने अपने बल बूते पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिए। सिक्योरिटी जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ब्लैक एंड वाइट में नहीं कर सकते, जिसको हम तजिया उसका फ़र्क तो पड़ा है। जैसे कि हम पिछले कुछ माह में देख रहे हैं कि ये वाक़यात कम होते जा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ही जो है वही कार फरमा हुआ है। वफाकी हुकूमत की तरफ से तरतीब दिए गए हिफाजती इक़दामात के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम बड़े मज़ारात पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट करने के अलावा जुमेरात और जुमे के रोज़ इजाफी नफरी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मज़ारात की बंदिश, हर किसी की तलाशी मुमकिन बनाना, वॉक थ्रू गेट्स, सिक्योरिटी कैमरों के अलावा दरबारों के अतराफ में पुलिस की गश्त बढ़ाने की तजावीज़ शामिल थीं। हमने हाई अलर्ट कर रखा है और हम इस वक्त जो है वो हमने सिक्योरिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा की हुई है और हमारी जो है सफ़ेद पारचात में काफ़ी हमने सिक्योरिटी बढ़ाई। यहाँ छोटे बड़े काफ़ी मज़ारात हैं, लेकिन 22 के करीब मेजर बनते हैं श्राइन्स, जिसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पर, जहाँ पर गार्ड्स लगे हुए हैं और दूसरे अरेंजमेंट्स हैं। दूसरी तरफ दाता दरबार में धमाकों से चुकन्नी होने वाली पंजाब हुकूमत ने भी अपना सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया। इस सिक्योरिटी प्लान में 15 मज़ारों पर कम अज़ कम 8 फुट ऊंची 4 दीवारी की तामीर, खारदार तारों के जरिए मज़ारों के अहाते का कवर करना, CCTV सिस्टम, पुलिस और औकाफ के अमले के जरिए ज़ायरीन के दाखिले के वक्त उनकी जामा तलाशी, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स के जरिए तलाशी, सफ़ेद पारचा जात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद की तैनाती वगैरह शामिल थे। इंग्लैंड की मिसाल लें या बाकी बड़े मुल्कों, तो वो तो हमसे 100 गुना ज़्यादा, हालांकि वहाँ पे इतनी ऐसी वारदातें ना होने के बराबर हैं, लेकिन वो हमसे 100 गुना ज़्यादा खर्च रहे होते हैं मामला, और उसी वजह से उनके फिर बाकी के जो सिलसिले वो ठीक होते हैं। हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से दहशत गर्दों के खिलाफ किए गए ये हिफाजती इक़दामात कहने और सुनने की हद तक तो बहुत कारगर मालूम होते हैं, मगर हक़ाइक़ हमेशा की तरह थोड़े कड़वे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे दरबार पर जहां इन दिनों मेला सजा है। जंग में वाक़े दरबार शाह जियोना ये उस सूफी बुजुर्ग का मज़ार है जिसके गद्दी नशीन मारूफ सियासतदान और वफाकी वजीर सैयद फैसल सोले हयात हैं। यहाँ इन दिनों उर्स की तकरीबात चल रही हैं, इसलिए तो लोगों को हुजूम और भीड़ नज़र आ रही है। यानी ये सरकारी हिफाजती इक़दामात के फार्मूले को मायार बनाकर उसे परखने का बेहतरीन मौका भी है। यहाँ हाई प्रोफाइल सियासतदान की इस गद्दी की हिफाजत पर मामूर पुलिस कितनी हाई अलर्ट है, जरा मुलाहिजा कीजिए। शाहजूना के इस उर्स में पुलिस तो तैनात है, मगर इसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस समझ ही नहीं पा रही कि उन्हें खदशात किस किस्म के हैं और उन खदशात के लिए वो तैयार ही नहीं है। ये एक खुली हकीकत है कि शाहजूना ही नहीं, पंजाब समेत मुल्क भर के अक्सर दरबारों पर पुलिस की मौजूदगी या सिक्योरिटी इक़दामात कुछ इस तरह ही होते हैं। वो तादाद इतनी है, शायद आपको इकट्ठे लग रहे होंगे, वो काफ़ी लगे हुए हैं। मसलन शाहजूना वाले केस में मोर देन 570 पीपल हैव बीन डिप्लॉयड, बोथ इन यूनिफॉर्म एंड इन प्लेन क्लोथ्स, और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के भी लोग। फिलहाल बीबी पाकदामन लाहौर हो या कसूर में अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का मज़ार, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से किए गए इक़दामात गैर तसल्ली बख्श ही नहीं, नाकाफ़ी भी दिखाई देते हैं। ताहम चंद बड़े और मशहूर दरबारों की हद तक इन इंतज़ामात को बेहतर बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तमाम मज़ारात जो हैं वो गवर्नमेंट मैनेज नहीं करते, कुछ औकाफ डिपार्टमेंट करता है और कुछ लोग जहाँ से ज़्यादा नशीनी वाला निज़ाम है, लोग खुद पर्सनल मैनेज, फैमिली जो है वो
मैनेज करती हैं। इन तमाम तर हिफाजती इक़दामात और कोशिशों के बावजूद हकीकत ये है कि दाता दरबार पर हमले के बाद भी दरगाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले रुकने में नहीं आ सके। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दरगाह बरी इमाम पर होने वाले दहशतगर्द हमलों का ये सिलसिला मुल्क भर में फैलाया जा रहा था और हमारे खुफिया इदारों को इसकी खबर भी मिल चुकी थी, मगर हदफ वाज़ेह नहीं था। फिर अक्टूबर 2010 के रोज़ खुफिया इदारों की खबर सच साबित हो गई। इस बार दहशतगर्दों ने पंजाब की बजाय सिंध को निशाने पर लिया था, यानी दाता दरबार की तर्ज पर ही दो खुदकुश हमला आवरों ने कराची की सबसे बड़ी दरगाह सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी को हदफ बनाया, जहां 8 अफराद शहीद और 60 जख्मी हुए। 2 जगह पे सिलसिला किया गया था चेकिंग का, एक बाहर की यानी वॉक थ्रू गेट से बाहर एक बंदा वहाँ पे फिजिकल चेक कर रहे थे, फिर वॉक थ्रू के बाद जो बाहर खड़े हैं उसके बाद वो सिलसिला होता था। इतनी मुतमईन तो नहीं, लेकिन फिर भी अब पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन जिस तरह का पहले इंतज़ाम था ना वो बात अब नहीं है। दरबार हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी पर खुदकुश हमला करने वाले दोनों मुलजिमों की शनाख्त भी हो गई थी, जिनके मुताबिक मुलजिम बादशाह गुल का ताल्लुक वजीरस्तान से और दूसरा खुदकुश इश्तियाक सियालकोट डस्का का रिहायशी था। यानी तफ्तीशी इदारों को तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान के दरबारों पर हमलों की मनसूबाबंदी भी वजीरस्तान में तरतीब दी गई और अहदाफ के चुनाव के लिए कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मुकदमात की तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि दरबारों पर हमले में पंजाबी तालिबान भी शामिल थे। ये अगर आप डिटेक्ट कर भी लें तो एक ग्रुप बंद हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप निकल आएगा। काफ़ी सारे ग्रुप हैं और चूँकि इनके पीछे फोर्स जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है तालिबान का, तो वो कंटिन्यूसली ये काम अपना करते रहते हैं। बरेलवी जो हैं तंजीमें और देवबंदी वहाबी आपस में कम्पीट कर रहे हैं और कोई भी एक मुख्तलिफ बहस जो है वो इस्लाम की करने को तैयार नहीं है। सब बढ़ चढ़ के कत्ल की बात करते हैं, अमन की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दाता दरबार पर हमलों और दरबार हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी पर खुदकुश धमाकों की तफ्तीश की बात की जाए तो जान लीजिए कि इन दरबारों पर धमाकों के लिए इस्तेमाल किया गया मवाद बिल्कुल एक जैसा था। ये RDX और TNT पर मुश्तमिल था, यानी चारों खुदकुश जैकेट्स एक जैसी। यही दरबारों पर हमलों की सिलसिलावार कड़ी का सबसे बड़ा सबूत भी है। जनरली तो जी यही एक्सप्लोसिव्स हैं जो उनको अवेलेबल हैं। अगर आप इसके अलावा और जगहों के भी एक्सप्लोजन्स देखें तो शायद आपको मुशाबत नज़र आती जाएगी। जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप ले रही है वहाँ पे उनके ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में भी आपको मुशाबत नज़र आती जाएगी। साल 2010 में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाला आखिरी दरबार पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर का था। दहशतगर्दों ने दरबार में धमाके के लिए तारीखी शर्की दरवाजे का इंतखाब किया। दरवाज़ा धमाके से कुछ ही अरसा पहले बंद कर दिया गया था और इसी वजह से इस जगह से सिक्योरिटी भी हटा ली गई थी। शर्की गेट जहाँ पे छानिया पाकपतन हुआ है, धमाका हुआ जिस जगह पे, अगर ये भी खुला होता तो शायद धमाका ना होता। लोगों की आमदोरफ्त रहती यहाँ पे तो यहाँ यकीनन सिक्योरिटी होनी थी। सिक्योरिटी उसके बाद फिर ये बम ब्लास्ट भी नहीं होना था। धमाके से ठीक 15 दिन पहले ये कैमरे उतरवा लिए गए। ये हमने बाजार वालों ने फंड इकट्ठा करके लगवाए थे। ये किसके हुक्म से उतारे गए? चने फरोश ताबेदार, जिसका नाम दरबार के खिदमत की वजह से पड़ गया था, उस दिन भी अपनी रेहड़ी पर चने रख रहा था कि 2 मोटरसाइकिल वालों ने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास अमानतन खड़ी कर दी। कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल धमाके से फट गई। ताबेदार समेत 8 अफराद अपनी जानों से गए। ताबेदार का खानदान आज भी अपने घर के वाहिद कफील को याद करके रोता है। सुबह सुबह हमने मुझे उठाया और मुझे कहा कि अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री कर ले। मैंने कहा अच्छा अभी मैं कर लेती हूँ। और थोड़ी देर बाद यही सुना कि धमाका वहाँ पर हो गया और मैं यहाँ से ही भागी और सीधा वहाँ पर ही गई दरबार। सारा कुछ याद होता है, अब भी याद होता। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਦੇ। सिर्फ ताबेदार और दूसरे जाँ भाग होने वालों के गुरसा ही नहीं, दरबार के शर्की गेट से मुल्हिका तमाम दुकानदार अपने मुआशी कत्ल पे नोहा किना, हत्ता के पाकपतन दरबार के वली अहद सज्जादा नशीन भी हुकूमत के उस इकदाम को दानिशमंदाना नहीं कहते।
ان کے نزدیک دربار کے اس دروازے کی بندش سے کئی زائرین دربار تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، وہ کس راستے سے آئیں، کیونکہ وہ سب جو راستہ کھلا ہوا ہے وہ تو سیڑھیاں چڑھ کے آنا پڑتا ہے اوپر۔ 4-5 لوگ جن کی ڈیتھ کا ریزن جو ہے سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے لوگوں کا نہ آنا، سمجھ آئیے نا جی، اور کاروبار کا بند ہو جانا، کیونکہ پاک پتن کی جو معیشت ہے اس کا 80% جو ہے نا جی وہ یہاں کا کاروبار نہیں ہے، صرف بابا صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگرچہ سال 2010 میں ملک دشمن قوتوں کی طرف سے 3 درگاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مگر خاص بات یہ تھی کہ تینوں بار دہشت گردوں نے بڑے مزارات کا چناؤ کیا۔ قدرے بہتر سیکیورٹی کی بنا پر دہشت گردی کی وارداتوں میں خودکش کا استعمال کیا گیا، اور جہاں دہشت گردوں کو سیکیورٹی نامی کوئی رکاوٹ نہیں ملی، وہاں خودکش ضائع کرنے کی بجائے پلانٹڈ ٹائم ڈیوائس سے کام لیا گیا۔ گوالے کی صورت میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ ایک موٹر سائیکل پنچر کہا کہ یہ ہمارا موٹر سائیکل خراب ہے، یہاں پہ کھڑا کر لو دکاندار کو۔ انہوں نے کہا یار یہ دودھ والے ہیں یہیں کے ہیں، انہوں نے کھڑا کر دیا۔ ان کے جانے کے ٹھیک 5 منٹ بعد یہاں پہ بند دھماکہ ہوا۔ اتوار تھا، 3 اپریل تھی سر، یہاں جو ہے نا یہ لنگر کے نزدیک، سبیل کے نزدیک جو ہے نا یہ کا دھماکہ ہوا۔ پاکستان میں بزرگ ہستیوں کی بات کی جائے تو ملتان کا ذکر کیے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے۔ اولیاء کرام کے درباروں پر حملوں کے بعد یہاں موجود کئی درگاہوں کو بھی دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر زائرین کے لیے ایک مشکل مقام بنا دیا گیا ہے۔ اپنے وقت کے ولی کامل شاہ رکن عالم کا یہ مقبرہ اب ایک قلعے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اسی طرح شاہ رکن عالم کے دادا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا مزار بھی خاردار تاروں میں گھرا ہے۔ کافر لوگ یہ جڑے کر رہے ہیں بزرگاں دے دربار تے ایسی گل نہیں نہ ہونی چاہیے۔ داتا دربار میں دھماکہ کر دیا اور پاک پتن شریف ادھر بھی دھماکہ کر دیا، اس لیے لوگ کافی سہم گئے۔ جو نہ کام کرنا وہ کر کے اپنے چلے جاتے ہیں۔ یہ گیٹ بند ہے، عورتوں نے سلام کرنے جانا ہوتا ہے، وہ گیٹ بند کرا کے ادھر سے جاؤ، جو عورتیں ادھر سے جاؤ، بندے ادھر سے جاؤ۔ ویسے تو محکمہ اوقاف نے درباروں کے حفاظتی اقدامات کے تحت یہاں فلم اتارنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ سیکرٹری اوقاف پنجاب نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا ہے کہ اگر درباروں کی فلم بندی کرنا ہو تو اب اس کے لیے محکمہ اوقاف کو 20,000 روپے بھی ادا کیے جائیں گے۔ ہم تو انہیں یہ رقم ادا نہیں کر پائے، مگر یہ بات طے ہے کہ محکمہ اوقاف درباروں کی سیکیورٹی سے زیادہ پیسے کے لیے فکر مند معلوم ہوتا ہے، کیونکہ درباروں پر دہشت گرد حملوں نے درگاہوں کے خزانہ باکس پر بھی فرق ڈال دیا ہے۔ میرے پاس شاہ شمس ہے دربار، اس کا اب کیش تو پورا ہو رہا ہے پچھلے سال سے، لیکن ان کی انکریز واضح نہیں ہو رہی۔ جو اضافہ ہونا تھا نا 10%، 20%، وہ نمایاں نہیں ہو رہا۔ کیش تو ہم پورا کر رہے ہیں، اگر نہیں نکلائیں گے ان سے پورا بھی کروا رہے ہیں۔ بڑی امام سرکار کے مزار سے شروع ہونے والا دہشت گرد حملوں کا یہ سلسلہ 2010 کے بعد بھی نہیں رک پایا، اور 4 فروری 2011 کے روز لاہور میں ایک بار پھر دربار بابا حیدر سائیں کو نشانے پر لے لیا گیا۔ یہاں 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی بھی ہوئے، یعنی دہشت گردوں نے معروف صوفیاء کرام کے درباروں کی فکر میں پڑی پولیس اور محکمہ اوقاف کی سوچ کے برعکس مقامی سطح پر مشہور ولی اللہ کے دربار کو نشانے پر رکھ لیا۔ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ابھی کون کون سے مزار باقی ہیں، دہشت گردوں نے اپنی تخریبی کارروائی کے لیے کون سے اہداف کیوں چنے، اور کون سا دربار آج کتنا محفوظ ہے، ہم تفتیش کو کچھ آگے بڑھائیں گے، مگر پہلے ایک وقفہ۔